वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ओके गाइस, तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन जो होते हैं तीन होते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम एक एक करके तीनों लॉ को पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है और थर्ड लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये कहता है एनी बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग विदाउट एनी या अनटिल एनी फोर्स एक्ट ऑन इट, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो अगर इसका डेफिनेशन मैं लिखने की कहूँ तो लिखूंगा एनी बॉडी कैन कांट स्टार्ट मूव विदाउट applying any external forces। ओके गाइज, कोई भी बॉडी स्टार्ट कर मूव नहीं करेगी, स्टार्ट करना या अपनी पोजीशन से वो थोड़ी सी भी नहीं हिलेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर आप फुटबॉल को देखते होगे, कोई ग्राउंड पे फुटबॉल है, जब तक कोई प्लेयर उसे किक नहीं करता है तब तक वो फुटबॉल क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में ही ग्राउंड से चिपका होता है। अगर कोई क्रिकेटर है, अगर वो बॉल को अगर अपने हाथ से जब तक ना छोड़े तब तक उसकी जो बॉल रहती है उसके हाथ में ऐसे ही चिपकी रहती है। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट के पोजीशन में ही रहेगा या जब तक उस पर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है यार, एक और चीज उसमें आ जाती है इसके अंदर ही कि मोशन में भी तो कोई चीज हो सकती है। अगर मे भी कोई चीज मोशन में ऑलरेडी, मतलब वो ये तो रेस्ट वाली बात खत्म होगी। ठीक है, जब मोशन वाली जब आती है ना तो वहां पे दो केसेस अप्लाई हो जाते हैं। इनर्शिया, ओके, तो फर्स्ट लॉ को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके गाइस। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट, एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट का ये होता है द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की जो इनेबिलिटी होती है वो सेल्फ नहीं होती है कि वो रेस्ट से मोशन में जाए। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, वो मोशन में खुद ब खुद नहीं जाएगी, अपने आप से वो मोशन में नहीं जाएगी, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो बॉडी मोशन में जाएगी। तो लॉ, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं यही है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक होता है रेस्ट की पोजीशन में, एक होता है मोशन की पोजीशन में। रेस्ट की अगर हम बात करें तो कभी कहीं हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बस में हम खड़े हैं तो अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक मारते हैं तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी रेस्ट में रहती है। ऊपर का पार्ट जो रहता है हमारा, पूरा बॉडी का जो हमारा फुट रहता है वो हमारा क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है बस से, बस मोशन में रहती है। तो अगर बस ड्राइवर हम ब्रेक अचानक से अप्लाई करते हैं तो हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, आगे की तरफ पूरा ऐसे झुक जाते हैं, गिरने गिरने हो जाते हैं। तो वहां पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप रोल कोस्टर पे आप ट्रेवल किए हो तो जैसे लगता है कि आपकी पूरी बॉडी ऐसे झुक रही है, ऐसे झुक रही है, बिना कुछ किए, बिना आपके कुछ अप्लाई करे हुए, आपकी बॉडी ऐसे नहीं कह रही पर आप घूम रहे हो, तो वो जो होता है वहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। तो हम इसको ना दो तरह ना समझ के भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ जो होता है इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके गाइस, अब पढ़ेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके गाइस, तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लंबी चौड़ी थी, इससे मैं लिखना यहाँ पसंद नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे मैथमेटिकली फॉर्म में बताना चाहता हूँ, बताऊंगा। एक्चुअली होता वही है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है। ठीक है, तो आप देखो ये सेकेंड लॉ ये कहता है कि फॉर्मूला इसका होता है एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। ओके गाइस, ये कहता है हमारा सेकेंड लॉ। एफ मतलब यहाँ पे आपका फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम को तो आपको पता होगा, मोमेंटम होता है क्या, डेल्टा पी से इसको डिनोट करते हैं। चेंज इन मोमेंटम को हम किसे लिखेंगे, डेल्टा पी से।
ठीक है, टाइम इंटरवल को स्मॉल टी से लिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये कहता है कि अगर एक बॉडी है, उसकी कुछ मास है, ठीक है, इस पे हमने अगर फोर्स अप्लाई करा, एफ अप्लाई किया, तो उसकी जो मोशन हुई, उसकी जो वेलोसिटी हुई वो यू हो गई। ठीक, कुछ टाइम इंटरवल के बाद से फोर्स इंक्रीज कराने के बाद इसी मास की जो वेलोसिटी है वी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है, मिला ना भाई। पहले मास था एम था, फोर्स अप्लाई करा, पहली जो फर्स्ट टाइम से पहले, इस टाइम पीरियड से पहले, कुछ टाइम पहले इसकी जो वेलोसिटी थी यू थी, कुछ टाइम बाद क्या हो गई, वी हो गई, कुछ टाइम बाद क्या हो गई, वी हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया, और किसमें, टाइम इंटरवल में। तो यही कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और मैंने आप स्टार्टिंग में बोला था सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे आता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब, चेंज इन मोमेंटम मतलब ये आपका एफ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब पहली जो मास थी एम यू था मोमेंटम में, और अब क्या हो गया, एम वी हो गया अपॉन टी। ओके गाइज, एम, यहां से एम में से क्या ले लेंगे, एम कॉमन, यू माइनस वी अपॉन टी। ठीक है, क्लियर है इतना, इक्वल टू एम, और u माइनस वी अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, a। आपको पता होगा एक्सीलरेशन इक्वल टू u माइनस वी अपॉन टी होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो एक्सीलरेशन की मैंने लिख लिया f इक्वल टू एम में। अभी अगर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मास बढ़ रहा है, जिसकी मास ज़्यादा है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है किसी मास का, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन में पूछूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा एम अपॉन ये रखा है ना, एम में इक्वल टू एफ। तो मैं यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। ओके गाइस, ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। तो आप भी देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ, अगर कोई एक हेवी मास है, मतलब उसकी मास ज़्यादा है, अगर कोई एक हाथी है, तो हाथी के ऊपर मैं अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊंगा, 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का भी फोर्स लगाऊंगा, तो उसके एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई हल्की चीज़ है, मैंने उसके ऊपर हल्का सा ही फोर्स लगाया, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया, कम फोर्स लगाया, तो उसमें उसके एक्सेलरेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी कि मास और एक्सेलरेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो ये रहता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ आई थिंक सबको जानते ही होंगे क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। जो भी आप एक्शन उस पर अप्लाई करते हो, उसके आपके उतना ही आपका रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स किसी चीज पे अप्लाई करा, तो वो भी उधर से 10 न्यूटन का फोर्स ही देगा। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर आप एक किसी वुडन ब्लॉक है, आपने इधर से उसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो हिल नहीं जाएगा, उसको छूओगे तो हिल नहीं जाएगा, वो भी पूरा अपना फोर्स लगाएगा, उसके अंदर जितनी ताकत होगी वो भी अपने इंटरनल इंटरेसेस है, वो अंदर की बात होती है, इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह क्या होते हैं, वो भी अपना 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जब आपका उस 10 न्यूटन से एबव, सपोज दैट इस वुडन ब्लॉक की कैपेसिटी है 10 न्यूटन या 100 न्यूटन, और आपने 100 न्यूटन तक लगाया, तो 100 न्यूटन तक वो तो झेल जाएगा। जब आप इससे ज्यादा लगाओगे, तब ये बॉडी तब जाके ये टेबल मूव करेगी। इट मीन्स यहाँ पे हमको देखने को ये मिलता है कि हम किसी के ऊपर भी अपना कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमें सिमिलरली उतनी ही रिएक्शन भी देता है। ठीक है, यही होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर आप किसी गाल पे चाटा मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में चोट नहीं लगती है, उसके गाल में लगने के साथ साथ आपके हाथ में भी चोट लगती है। ठीक है, वो भी आपको मारता है, पर वो अगर ह्यूमन नेचर से देखें तो हमें लगता है कि हमने उसे मारा है, उसने हमें नहीं मारा है। पर साइंस से देखें तो जितना हमने मारा उतना उसने भी मारा।
ठीक है, तो ये आपका होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जा सकते हैं। आप किसी ठेले को धक्का दे रहे हो तो जितने जितने फोर्स से आप अप्लाई करोगे उतने उतने फोर्स से वो भी आपको रिएक्शन देगा। अगर आप किसी बेंच के ऊपर अपना हाथ फोर्स अप्लाई कर रहे हो या फिर कहीं भी आप दीवार में हाथ मार रहे हो तो जितनी तेजी से आप हाथ मारोगे आपको जितनी चोट लगेगी, जितनी तेजी से आपने मारा उतनी तेजी से उसने भी रिएक्शन दिया, तभी आपको यहाँ पे लगता है कि वो मुझे चोट लगी है। ठीक है, हाँ, उससे ज़्यादा आपकी अगर फोर्स रहती है तब वो बॉडी मूव कर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर जो भी होता है। तो ये होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।